हेलो एवरीवन, आई एम भावना एंड यू आर वाचिंग भावना एजुकेशन डायरी। सो आज हम अडल्ट्री टॉपिक को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट केसेस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर अभी तक आप हमसे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। क्योंकि टेलीग्राम पे हम अपने चैनल में कुछ इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ्स होती हैं उनको यहाँ पे देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले जो एडल्ट्री है वो 4 यहाँ पे 97 जो आईपीसी है उसमें गिवन है। तो यहाँ पे अब सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है, क्योंकि एडल्ट्री और बाइगेमी इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है कि दोनों में फ़र्क क्या है। और सबसे पहले ये जो ऑफेंस है एडल्ट्री, ये एक मैन जो है दूसरे मैन के अगेंस्ट कमिट करता है। ये जो है ये एडल्ट्री ऑफेंस गर्ल्स के लिए नहीं है, विमेन के लिए नहीं है। तो यहाँ पे इसमें सबसे पहले एडल्ट्री होता क्या है, हस्बैंड और वाइफ होते हैं। अब यहाँ पे जब किसी एक थर्ड पर्सन यानी कि एक दूसरे मैन की एंट्री होती है और जब यहाँ पे इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है तो यहाँ पे ये जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है इनके बीच में, ये वाइफ यहाँ पे ये सिर्फ मैरिड विमेन के अगेंस्ट होता है। ये जो पर्सन है अनदर मैन है, ये हो सकता है अनमैरिड हो, बट यहाँ पे जो विमेन है उसका मैरिड होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो है यहाँ पे ये हस्बैंड वाइफ है, ये अनदर पर्सन है, इनके बीच में जब रिलेशन है तो यहाँ पे ये जो हस्बैंड है ये विक्टिम होता है। और यहाँ पे ये इस चीज़ के लिए इस पर्सन को, इस मैन को जो है वो क्या कर सकता है, वो सू कर सकता है, केस कर सकता है। तो ये अडल्ट्री के ब्रीफ जो है वो ओवरव्यू है। अब हम इसको एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हैं। इसमें जो है सबसे पहले आईपीसी में ये सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द वाइफ ऑफ अनदर मैन, इसके बारे में दिया है। अब इसमें जो है सबसे पहले क्या होता है कि अनदर विमेन के साथ होना चाहिए और यहाँ पे वो विमेन जो है वो मैरिड होनी चाहिए और इसके साथ साथ ही ये रेप कमिट नहीं होना चाहिए, यानी कि इसमें कंसेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज है विदाउट कंसेंट और कन्विंस ऑफ दैट अनदर मैन, यानी कि इन केस यहाँ पे जो है हस्बैंड है तो हस्बैंड की कंसेंट नहीं होनी चाहिए कि वाइफ अगर उसके साथ रिलेशन बनाए तो यहाँ पे हस्बैंड की मर्जी के अगेंस्ट होना चाहिए और हस्बैंड को पता नहीं होना चाहिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये वाला जो पर्सन है इसको जानता हो। यहाँ पर मेन चीज़ क्या है कि जो थर्ड पर्सन है इससे ये पता होना चाहिए कि ये जो विमेन है ये मैरिड है। इन केस वो ये सोचता है कि ये अनमैरिड है तो इसको अडल्ट्री में नहीं कर सकते। और जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि जो ये मैन है और ये विमेन है, इन दोनों के बीच में शादी नहीं होनी चाहिए, जो कि बाइगमी और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फ़र्क है। बाइगमी में शादी कमिट होती है और इसमें शादी नहीं होती है। नेक्स्ट, इट शुड नॉट अमाउंट टू रेप, यानी कि जब ये विमेन की कंसेंट से हो रहा है तो यहाँ पे ये जो विमेन है ये नहीं कह सकते कि ये रेप है, क्योंकि ये दोनों की कंसेंट से होता है और हस्बैंड को इसमें नहीं पता होता, हस्बैंड की कंसेंट नहीं होती है। इसमें माइनर को कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है नहीं, क्योंकि ये इसकी ऑलरेडी वाइफ है। अगर माइनर है तो वो शादी का अलग ही कॉन्सेप्ट हो जाता है। और यहाँ पे इसकी शादी का अगेन जो अनदर मैन है वो मैरिड है या अनमैरिड है, इससे फर्क नहीं पड़ता। और ये जेंडर स्पेसिफिक है, यानी कि अगर इन केस जैसे ये हस्बैंड है, जैसे वाइफ कर रही है, अगर हस्बैंड किसी और गर्ल के साथ या किसी और विमेन के साथ ऐसा करता है तो ऐसे कंडीशन में जो विमेन है इसके पास कोई राइट नहीं होता कि वो इसके लिए जो है इस विमेन को सू कर सके। तो ऐसे में विमेन विक्टिम नहीं है। पहले जो था, अभी इसमें चेंजेस आए हैं, उसको हम केसेस में डिस्कस करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग खाली हस्बैंड जो है वो विक्टिम हो सकता है। नेक्स्ट है ओनली मैन इज लाइबल, जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें एक अनदर मैन जो है वो इसके लिए लाइबल होगा, एक जो दूसरी विमेन है वो इसके लिए लाइबल नहीं होगी। तो अब यहाँ पे जो चीजें हैं
वो ये चीज़ें हैं ये पूरी तरह से डिस्क्रिमिनेशन को दिखाती हैं। तो इससे रिलेटेड 3 जो मेजर केसेस हैं उनको मैं डिस्कस करना है, बट उससे पहले आईपीसी में जो अडल्ट्री को लेके पनिशमेंट गिवन है उसको देख लेते हैं। अगर कोई मैन अडल्ट्री कमिट करता है तो यहाँ पे उसको जो है 7 ईयर्स तक पनिशमेंट, फाइन और कई केसेस में फैक्ट और सर्कमस्टांसेस को देखते हुए उस मैन के अगेंस्ट यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन दोनों ही लगाया जा सकता है। तो ये तो हुआ अडल्ट्री का कॉन्सेप्ट जो गिवन था प्लस में पनिशमेंट, बट ये डिस्क्रिमिनेशन है क्योंकि यहाँ पे जो राइट्स दिए गए हैं वो मैन को दिए गए हैं। तो अब टाइम टू टाइम पे जो चेंजेस आए हैं उनको देखते हैं। फर्स्ट जो केस है इससे रिलेटेड यूसुफ अजीज वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इस केस में ये कहा गया कि यहाँ पे ये जो राइट गिवन है अडल्ट्री को लेके कि विक्टिम हस्बैंड होता है, ये राइट विमेन के पास नहीं है। ये बेसिकली जेंडर पे जो है ये उस डिस्क्रिमिनेशन को दिखाता है, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर हम बिहेवियर के तौर पे देखें कि हमेशा जो यहाँ पे है अनदर मैन ही अडल्ट्री कमिट करे और वाइफ, यहाँ पे हस्बैंड और अनदर जो वाइफ अनदर गर्ल है वो भी इसको कमिट कर सकते हैं। और नेक्स्ट चीज़, अडल्ट्री के लिए ज़रूरी नहीं है कि खाली हस्बैंड ही यहाँ पे विक्टिम बने, कई केसेस में वाइफ भी विक्टिम होती है। तो ये पूरी तरह से राइट खाली हस्बैंड को देना डिस्क्रिमिनेशन है। और इसके साथ यहाँ पे इस केस में ये बोला गया कि ये आर्टिकल जो 14 है इक्वेलिटी बिफोर लॉ और आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन ऑन सेक्स, रिलीजन और यहाँ पे और अदर ग्राउंड रिलीजन वगैरह पे, इनमें से जो सेक्स फॉल करता है उसमें ये डिस्क्रिमिनेशन है। और आर्टिकल 15 क्लॉज 3 पूरी तरह से इसको यहाँ पे आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कर सकते हो और इसको इस तरह से कहा गया। लेकिन इस केस के जजमेंट में जो है ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया जिससे कि इनकी कंटेंशंस को यहाँ पे ध्यान रखा गया हो और जो इसके फेवर में हो। नेक्स्ट केस जो आता है, नेक्स्ट केस है स्वामी सौमित्री विष्णु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में अगेन कुछ इतने इंपॉर्टेंट नहीं दिया गया, लाइक सिमिलर इसी में दिया गया और ये कहा गया कि ये जो है अडल्ट्री में विक्टिम जो है हमेशा हस्बैंड ही हो सकता है, क्योंकि इसमें वाइफ को ये राइट दिया ही नहीं जा सकता कि वाइफ इसमें विक्टिम बन सके और वो हस्बैंड जो है अपना हस्बैंड और उस अनदर गर्ल इनके लिए अडल्ट्री को कह सके। ये राइट इसमें सिर्फ हस्बैंड के लिए ही है। अब इसके बाद जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट केस आता है 2018 का, जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में अडल्ट्री को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया और इसके साथ ही ये बोला गया कि ये जो सेक्शन 497 है ये अडल्ट्री के बारे में बताता है, उससे पनिशमेंट को रिलेट करता है। लेकिन ये जो राइट है हमारा इक्वेलिटी बिफोर लॉ सेक्शन आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसको वायलेट करता है, क्योंकि ये जो राइट है ये सिर्फ हस्बैंड को दिया गया है, वाइफ को नहीं दिया गया। और इसी के साथ ही ये आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ को बताता है, यानी कि अगर किसी पर्सन की ये विलफुल है यानी ये इच्छा है कि वो नेक्स्ट पर्सन के साथ रिलेशन रखे तो ये उसकी राइट टू लाइफ में आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। लेकिन अडल्ट्री को प्रमोट ना करते हुए इसे एक डिवोर्स का ग्राउंड बनाया गया कि यानी कि अगर हस्बैंड और वाइफ में से कोई अडल्ट्री कमिट करता है तो सपोज कीजिए अगर वाइफ और अनदर मैन ने अडल्ट्री कमिट की है तो यहाँ पे हस्बैंड जो है इस पर्सन को सू करने की बजाय अपनी वाइफ से डिवोर्स ले सकता है और अडल्ट्री को डिवोर्स का एक ग्राउंड बनाया गया। डिवोर्स के बारे में हिंदू मैरिज एक्ट में गिवन है। तो यहाँ पे अब इस केस के बाद 2018 से अडल्ट्री को एज अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स देखा गया, नॉट एज अ ऑफेंस देखा गया। अब इसके बाद इस केस में कोर्ट ने ये भी कहा कि सेक्शन 198 ऑफ सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 198 जो इस बारे में कहता है कि यहाँ पे अडल्ट्री को लेके जो विक्टिम हो सकता है वो सिर्फ हस्बैंड हो सकता है, ये भी डिस्क्रिमिनेटरी है। और इस केस के जजमेंट देते हुए यहाँ पे कोर्ट ने इस सेक्शन को भी डिस्कस किया कि ये डिस्क्रिमिनेट करता है और ओवरऑल
इससे रिलेटेड सेक्शंस और आर्टिकल्स को देखते हुए इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया और इसे यहाँ पे डिवोर्स के ग्राउंड तक ही सीमित कर दिया गया। तो ये पूरा अडल्ट्री के बारे में है। आई होप आपको समझ आया होगा। एंड इफ यू फील दिस वीडियो हेल्पफुल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।